हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मनुष्य के संवेदी अंगों के बारे में बताएंगे अथवा ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संवेदी अंग क्या हैं। तो शरीर में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो विशेष अंगों पर निर्भर करती हैं। इन्हीं अंगों को संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो परिभाषा में एक वर्ड आया है उद्दीपन, पहले इसे जान लेते हैं। तो हमारे शरीर के बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यानी शरीर का जो बाहर का वातावरण है और जो अंदर का वातावरण है उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, और उन परिवर्तनों के कारण हम प्रभावित होते हैं। उन्हें उद्दीपन या स्टिमुली कहते हैं। यानी उन्हीं परिवर्तनों के कारण हम प्रभावित होते हैं, उन्हें ही उद्दीपन या स्टिमुली कहा जाता है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन होते हैं हमेशा और हमें प्रभावित करते हैं, उन्हें ही उद्दीपन कहा जाता है। तो आप उद्दीपन समझ गए। फिर परिभाषा में आया कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं। तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या नर्व सेल होती हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं जिन अंगों पर निर्भर करती हैं उन्हीं अंगों को संवेदी अंग या सेंसरी आर्गन कहते हैं, अथवा इन्हीं को ग्राही अंग भी बोला जाता है, अथवा सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, अथवा इन्हें ही ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, सभी नामों को आप जान लीजिए। तो ग्राही अंग अथवा संवेदी अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य संवेदी अंग और दूसरा आंतरिक संवेदी अंग। तो ऐसे संवेदी अंग जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं बाह्य संवेदी अंग कहलाते हैं। मतलब वह संवेदी अंग जो बाहर के वातावरण में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों से होने वाले जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, बाह्य संवेदी अंग कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये बाह्य संवेदी अंग हैं। और यही ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, तो बताएंगे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? तो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब यदि आंतरिक संवेदी अंगों की बात की जाए तो ऐसे संवेदी अंग जो शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों से उद्दीपन ग्रहण करते हैं आंतरिक संवेदी अंग कहलाते हैं। यानी शरीर के आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं उन्हें आंतरिक संवेदी अंग कहा जाता है। तो चलिए बाह्य संवेदी अंगों में अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा में इन सब को एक एक करके डिटेल से समझा देते हैं। तो पहले है आँख अथवा आई, अथवा इसी को नेत्र भी कहते हैं, पर्यायवाची होता है इसका। तो नेत्र प्रकाशग्राही संवेदी अंग है। नेत्र जो होता है वो प्रकाशग्राही संवेदी अंग कहलाता है या संवेदांग कहलाता है, अर्थात देखने की इंद्रिय होती है ये। तो मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। ये गोलाकार होते हैं। नेत्र जो होते हैं गोलाकार होते हैं, अथवा कहें तो कुछ कुछ गेंद जैसी संरचना होती है इनकी, जिन्हें नेत्र गोलक अथवा आई बाल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये हमारी नासिका के इधर उधर होते हैं। यानी जो हमारी नाक होती है, नाक के दोनों तरफ एक एक आँख पाई जाती है। प्रत्येक नेत्र करोट के एक नेत्र कोटर में स्थित होती है। अर्थात जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी के बीच में अस्थिल गड्ढों में नेत्र स्थित होते हैं। इन गड्ढों को ही नेत्र कोटर कहा जाता है। यानी जो गड्ढे होते हैं इन गड्ढों को नेत्र कोटर कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो आई ऑर्बिट कहते हैं। इन नेत्र कोटरों में प्रचुर मात्रा में वसीय ऊतक भरा होता है। जो नेत्र कोटर होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में वसीय ऊतक होता है। नेत्र पेशियों द्वारा नेत्र गोलक यानी नेत्र की पेशियों के द्वारा जो नेत्र गोलक होता है नेत्र कोटर के अंदर घूमता है। ये जो नेत्र पेशियां आप देख रहे हैं, इन्हीं नेत्र पेशियों के द्वारा जो नेत्र गोलक है ये घूमता है। और किसके अंदर? तो नेत्र कोटर के अंदर घूमता है। मतलब ये जो नेत्र वाली पेशियां हैं इनके द्वारा ही नेत्र गोलक घूमता रहता है।
हमारे नेत्र गोलक नेत्र कोटर के अंदर होते हैं, लेकिन नेत्र गोलक का कुछ भाग बाहर की ओर उभरा रहता है। यानी नेत्र गोलक का थोड़ा सा भाग बाहर की ओर उभरा रहता है, जिसे कार्निया बोला जाता है। इसी उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये पारदर्शी भाग होता है, लेकिन जितना भाग अंदर होता है वह अपारदर्शी होता है। यानी जो बाहर की ओर भाग है उसे, जिसे कार्निया कहा जाता है, ये पारदर्शी होता है, और जो अंदर की ओर पूरा भाग होता है वो अपारदर्शी होता है। प्रत्येक नेत्र गोलक से संबंधित कुछ सहायक रचनाएं पाई जाती हैं। यानी दोनों नेत्र गोलकों से संबंधित कुछ सहायक रचनाएं होती हैं। कौन कौन सी? पलकें अथवा आईलिड बोलते हैं इसे। बरौनिया तथा भौहें अश्रु उपकरण अथवा इसी को अश्रु ग्रंथियां भी आप कह सकते हैं। चलिए इनमें से पहले आईलिड अथवा पलकों के बारे में जान लेते हैं। तो नेत्र गोलक की सुरक्षा के लिए कोटर की ऊपरी तथा निचली कगारों की त्वचा भंजों के रूप में आगे बढ़कर दो पेशी युक्त पलकें बनाती है। मतलब आँखों में धूल अथवा अन्य वस्तुएं न गिरें, इसके लिए दो रोमयुक्त पलकें पाई जाती हैं। धूल न जाए या अन्य कोई कण न गिरे, इसके लिए रोमयुक्त पलकें होती हैं। और ये पलकें कैसी होती हैं? चल होती हैं, अर्थात गतिशील होती हैं, और इच्छा अनुसार गोलक पर गिराई या उठाई जा सकती हैं। किस पर? कौन से गोलक पर? तो नेत्र गोलक पर इच्छा अनुसार उठाई या गिराई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर कार्निया को बंद करती हैं और खोलती भी हैं। इन्हें ऊपरी और निचली पलकें कहा जाता है। यानी ऊपरी और निचली पलकें जो हमारी आंखों पर होती हैं कहा जाता है। ये तेज प्रकाश और धूल कणों से नेत्रों की सुरक्षा करती हैं तथा सोते समय नेत्रों को ढके भी रहती हैं। यहीं पर बता दें कि आँखों की सफाई के लिए और कार्निया को चिकना बनाए रखने के लिए प्रत्येक आँख के साथ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में पहली ग्रंथि है मीबोमियन ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियां पलकों की कगार पर सूक्ष्म छिद्रों द्वारा खुलती हैं। पलकों की कगार का मतलब बिल्कुल पलक के जो किनारे होते हैं वहाँ पर, यानी दोनों पलकों के भीतरी किनारों पर मीबोमियन ग्रंथियाँ के छिद्र पाए जाते हैं। इन ग्रंथियों के छिद्र, जो दोनों पलकें हमारी होती हैं ऊपरी और निचली, इनकी किनारे पर अंदर की तरफ छोटे छोटे से छिद्र होते हैं इन ग्रंथियों के। इनसे स्रावित तेल सदृश पदार्थ पलक की कगार पर फैला रहता है। यानी इनसे तेल जैसा पदार्थ निकलता है जो उसी किनारे पर फैला रहता है। मतलब इन ग्रंथियों से तेल के समान द्रव स्रावित होता है जो नेत्र को चिकना बनाता है। यानी इसी द्रव से नेत्र हमारा चिकना रहता है। इसीलिए पलकों को उठाने और गिराने में रुकावट नहीं पड़ती है। जब हम उठाते हैं, जब गिराते हैं तो बढ़िया चिकनाई के साथ खिसक जाती हैं, कोई रुकावट नहीं होती है। और यह पदार्थ पलकों को परस्पर चिपकने से रोकता भी है। यानी पलकें आपस में नहीं चिपकती हैं तो इसी पदार्थ के कारण। बता दें कि इसी चिकने पदार्थ के कारण अश्रु चेहरे पर नहीं गिरते हैं, बल्कि कार्निया पर गिर करके किनारे आकर के, कोण पर आकर के नीचे की ओर गिरते हैं। अब दूसरी ग्रंथि है अश्रु ग्रंथियाँ, अथवा अंग्रेजी में इन्हें टीयर ग्लैंड कहते हैं या इन्हें लैक्राइमल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये ग्रंथियाँ प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण से ऊपर की ओर त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। यानी आँख के बाहरी कोण पर स्थित होती हैं और इनसे जल सदृश तरल निकलता है, जल जैसा तरल स्रावित होता है, जिसे अश्रु कहा जाता है या आंसू कहा जाता है। गैस, धुआं, धूल, तिनका आदि आँख में गिर जाने पर इन्हीं ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं। इसी प्रकार से जब आदमी बहुत अधिक भावुक हो जाता है तब भी इन्हीं से आंसू आते हैं। मतलब इन्हीं से तरल पदार्थ स्रावित होता है जिन्हें आंसू कहा जाता है। यह पलकों की भीतरी सतह और नेत्र गोलक की बाहरी सतह को नम रखता है। जो पलकों की भीतरी सतह होती है और नेत्र गोलक की जो बाहरी सतह होती है उसको ये नम बनाए रखता है। बता दें कि लगभग 4 महीने बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। जब शिशु पैदा होता है तो पैदा होने के लगभग में 4 महीने बाद अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, उसके पहले सक्रिय नहीं रहती हैं। इसीलिए 4 महीने के पहले तक शिशु के आंसू नहीं निकलते हैं। हमारे दोनों नेत्रों में सामान्यतः 2 मिलीलीटर अश्रु प्रतिदिन स्रावित होते हैं। यानी दोनों नेत्रों, दोनों आँखों का मिला करके
प्रतिदिन 2 मिलीलीटर अश्रु स्रावित होते हैं। अश्रु में कुछ लवण, थोड़ा सा श्लेष्म और जीवाणुओं को नष्ट करने वाला लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जो अश्रु है उसका संगठन है, थोड़े से कुछ लवण होते हैं, थोड़ा सा श्लेष्म होता है और जीवाणुओं को नष्ट करने वाला लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। बता दें कि आँखों के ऊपर जो आईब्रो होती हैं या भौहें होती हैं, ये सूक्ष्म कणों, पसीने की बूंदों तथा तीव्र प्रकाश की किरणों से नेत्रों की सुरक्षा करती हैं। बरौनियों की रोम पुटिकाओं में खुलने वाली तेल ग्रंथियों के श्रावण से बरौनियाँ चिकनी बनी रहती हैं। ये ग्रंथियाँ जाइस ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ये छोटी तेल ग्रंथियाँ होती हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को आँख अथवा नेत्र की संरचना समझाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।